नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपने एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम दिया था, उसके जो मार्क्स बन रहे हैं वो काफ़ी कम बन रहे हैं। 100 मार्क्स बन रहा है, 120 बन रहा है, इसकी लाइन में ही, क्योंकि 150 में से आपका ये देखा जाता है और 150 में से भी 100 और 120 भी काफ़ी कम है अगर हम कैटेगरी हिसाब से देखते हैं तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? अभी जैसे कि आपने देखा हवलदार की कट ऑफ आई थी, है ना? तो इस बार की कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है? क्योंकि देखो कुछ भी हो जाए, 110 और 115 20 वालों का जो सिलेक्शन होता है वो नहीं होता है। या तो वो इसी उम्मीद में बैठे रहें कि जब तक फाइनल नहीं दिखने वाला है कि हुआ कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि देखो जितने तुम्हारे मार्क्स आ रखे हैं उससे तो नहीं होने वाला है। या तो तुम 1-2 महीना और बर्बाद कर लो इसी चीज़ के अंदर कि ये पूरा काम चलता रहेगा, उसके बाद कर लो, या तो फिर आगे बढ़ जाओ। जो गलतियां तुमने करी उसे छोड़ो और अपनी गलतियों से सीख लो और अब 2025 के लिए तैयारी करने बैठ जाओ। तो जब आप ये थॉट अपने मन में ला रहे हो, इस वीडियो को देखते देखते ही जिन जिन के इतने कम मार्क्स आए होंगे उनको ये चीज़ समझ आ रही हो कि हाँ ये मेरी ही बात हो रही है। तो जिसके भी मन में ये थॉट आ गया है कि मुझे 2025 के लिए तैयारी करनी है, उनके लिए कुछ चीज़ें जो शुरुआत में आपको कर लेनी चाहिए, ताकि आपका जो ऊपर की बिल्डिंग बनेगी, ये जो पूरी आपकी जर्नी रहने वाली है 2025 के एग्ज़ाम तक की, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले चीज़ हम बात कर लेते हैं जो मैंने लिखा है, एससी एमटीएस एग्ज़ाम डिटेल्स। डिटेल्स का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है ना, जो एमटीएस का एग्ज़ाम होता है उसको कोई भी ज़्यादा सीरियस लेता ही नहीं है। रियलिटी है, उनको लगता है कि जब फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म आएगा तो हम सोचेंगे कि हमें पढ़ाई करनी है, 1-2 महीना तक सोचेंगे इस बारे में पढ़ाई वगैरह के, और कुछ खास होता नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। ये जो सेशन 1 है, सेशन 2 है, सेशन 1 के अंदर कितना क्वालिफाइंग चाहिए होता है। अब कोई मेरे को फॉलो कर रहा था 2024 में तो उसको पता होगा, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। बट अगर वो नहीं कर रहे थे तो उनको ये चीज़ बारे में नहीं पता होगा। इंग्लिश में कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, उनको ये भी अगर नहीं पता है ना कि कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन आते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट आता है एसएससी एमटीएस में। अगर आपको ये बात नहीं पता है, इसका मतलब आपको एसएससी एमटीएस की डिटेल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि डिटेल्स का मतलब है फीस कितनी लगने वाली है, एज कितनी है, सैलरी कितनी होगी, ये डिटेल नहीं। एग्जाम जो आपका सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कितना डीप चीज़ें, एनालिसिस, समझ रहे हो आप? आपको पता होना चाहिए जीके के किस किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कितने कम आते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगी ना, मैं यहाँ पे किस लिए हूँ। मैं यही तो चीज़ें आपको समझाने के लिए यहाँ पे हूँ। वरना यूट्यूब पे ऐसा तो नहीं कि मैं वीडियोस बना बना के पढ़ा रही हूँ। मेरा काम ही है गाइडेंस देने का। और अगर मैं यही चीज़ें आपको ना समझा पाई तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरा एमटीएस से रिलेटेड वीडियोस बनाने का, है ना? तो हर एक चीज़ की डिटेल लीजिए। अगर आपको डिटेल खुद से मिल पाती है यूट्यूब पे, नहीं मिल रही है तो मैं तो हूँ ही, मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। फर्स्ट, मूक एनालिसिस। आपको पहला मूक टेस्ट देना होगा। नहीं नहीं, एग्जाम वाला नहीं, सीधा एग्जाम के पहले जो तुम्हें 2 रात पहले याद आता है कि चलो मूक टेस्ट दे देते, वो वाला नहीं। आपने सोच लिया आपको 2025 के लिए तैयारी करनी है, उठिए अगले दिन, टाइम लगाइए, 1.5 घंटे का टाइम लगा के, जितने भी एमटीएस का एग्जामिनेशन का जो टाइम होता है, बैठिए, प्रॉपर एग्जाम सेटिंग में बैठिए, पेपर सॉल्व करिए। जी, आपका मैथ्स भी करना, रीजनिंग भी करना है, जीएस भी करना, इंग्लिश भी करना, चारों चीज़ सॉल्व कीजिए। देखिए आपका कितना स्कोर आ रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैम नहीं पता कहाँ से करें, टेक्स्ट बुक नाम की ऐप है, वहाँ जाइए, कोई प्रमोशन नहीं है। टेक्स्ट बुक नाम की ऐप है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको फ्री 1-2 टेस्ट जो होते हैं अवेलेबल हो जाते हैं। पैसे दे के ले लो, कि बहुत बढ़िया चीज़ है, आगे तो काम आने ही वाला है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट मॉक एनालिसिस होगा उसको एनालिसिस कीजिए। जितना टाइम आपको टेस्ट देने में लगता है उतना ही टाइम आपको एनालिसिस करने में लगना चाहिए। मैथ्स में कितने कम नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग में कितने कम नंबर आ रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जिनको आप एसएससी एमटीएस के अंदर थोड़ा किनारे कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर खास एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बट इतना भी नहीं कि आपसे 1-2 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप मान लो उसके कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, अगर आपके 15 क्वेश्चन भी उसमें से आ रहे हैं तो आपको उसमें से 5-6 तो आने चाहिए, इतना तो मतलब हो जाता है। ठीक है, वैसे 20 क्वेश्चन आते हैं आपके। आगे देखते हैं। तो एनालिसिस आपको करना होगा। एनालिसिस किस तरीके से? देखिए इंग्लिश में कहाँ पे कमी हो रही है, क्लोज टेस्ट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रामर में फंस रहे हो, वोकैब में फंस रहे हो, कहाँ फंस रहे हो। ठीक है, और दूसरा देखो कि जीके के अंदर कितना बुरा हाल है। ठीक है, जीके के लिए मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन भी है कशिश भट्ट अकेडमी करके, मैं जीके के लिए पढ़ाती हूँ और एसएससी एमटीएस को मेनली टारगेट करके हम बैच बनाते हैं। तो वहाँ पे आप आ सकते हैं अगर आपको जीके में काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है तो।
तो अपना जो मेन फोकस रखेंगे आप इंग्लिश और जीके का रखेंगे, इसके अलावा और किसी चीज़ के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे। मतलब कि मैथ्स और रीजनिंग में फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे, आप इंग्लिश और जीएस के बारे में ही सोचने वाले हैं और उसी से रिलेटेड ही आप बुक्स डिसाइड करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं आप उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, फिक्स बुक्स एंड टीचर। बुक फिक्स कर लीजिए, एक ही बारे में बुक फिक्स कर लीजिए कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। जीके के लिए इतनी बुक चाहिए, इंग्लिश के लिए इतनी बुक चाहिए, वोकैब के लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पहले ही तय करके रख देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ गए कि जो बुक्स और ये सब है ये पहले तय करके रखेंगे और उसके बाद आप बदलेंगे नहीं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जैसे सॉल्व पेपर बुक हो गई जिसका आपको लेना पड़ता है बाद में जाके, पर और मेन आप कोर नहीं बदलेंगे। अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट के लिए और आपने उसी से अपना बेस बनाया है और आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया चल रहा है, मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, बदलेंगे नहीं। क्या होता है ना, फोमो होता है, स्टूडेंट के मन में फोमो हो जाता है कि मैम ने ये वाली बुक बोल दी, सर ने ये वाली बुक बोल दी, उस सर ने ये वाली बुक बोल दी और स्टूडेंट तारीफ भी कर रहे हैं तो कहीं मेरे से रह ना जाए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके मन में। ठीक है, वीडियो में आगे जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की सभी बुक्स के ऊपर आपको अप टू 45% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ये रिपब्लिक सेल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो सेल है ये आपकी 25 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में है, तो आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे जाके परचेज करिए। आप इसका कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, सैल्यूट। इस कूपन कोड को यूज़ करते ही आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, अप टू 45%। इनके बुक्स के बारे में पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, मैंने पहले भी प्रमोट की हैं और मुझे पता है कि बुक्स में जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वही चीज़ें क्लेम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए और स्टूडेंट के लिए भी कि वो स्टूडेंट किस तरीके से अपने एग्जाम को टारगेट करने वाला है। जो कंटेंट होता है वही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है। तो आप ये बुक्स ले सकते हैं। ये जो कूपन कोड है या फिर ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो कि है www.examcart.in के जाके ज़रूर अवेल कीजिए। आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा क्योंकि एक सेल का ही ये टाइम होता है जिस टाइम पे आप अच्छा खासा अपना पैसा बचा के और अच्छे तरीके का कंटेंट खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेल आपको फिर से देखने को नहीं मिलेगी, तो ज़रूर से ज़रूर जाके उनकी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके कूपन कोड अप्लाई कीजिए और जो भी बुक आपको लेनी है वो आप ज़रूर ले सकते हैं। ये सारी बुक्स आपकी एसएससी एग्जामिनेशन को टारगेट करती हैं, चाहे वो एसएससी स्टेनो, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल बुक रहने वाली है, क्योंकि हर एक तरह के एग्जाम को टारगेट करके ही इन बुक्स को डिज़ाइन करते हैं। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो ज़रूर जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बुक्स और टीचर्स के बारे में मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, शुरू के हमने 4 पॉइंट्स देख लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं टाइम टेबल और टारगेट के ऊपर। टाइम टेबल आपको बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं और टारगेट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगी। ठीक है, डिपेंड करता है कितने लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ। देखो, टाइम टेबल में ये नहीं लिखा जाता कि कितने बजे उठना है, फिर कितने बजे ब्रश करना है, फिर कितने बजे वॉशरूम जाना है, फिर उसके बाद नहाना कितने बजे, फिर खाना कितने बजे और कितनी देर तक खाना है। ये सब चीज़ें नहीं लिखी जाती। टाइम टेबल का मेन होता है कि आपको कितने बजे उठे हो, उसके अलावा आज दिन भर में आपको कितना काम करना है। 2 चैप्टर आपको जीके के करने हैं, 2 चैप्टर आपको इंग्लिश के करने हैं, जो भी आपका हिसाब है, कितने एमसीक्यू लगाने हैं, वोकैब कितनी याद करनी है, ये आप सेट करके रखेंगे। ये चीज़ आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत आपके टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। मान लीजिए आपको कहीं अर्जेंट जाना पड़ रहा है तो आपके पास 1-2 घंटा फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि आप 16-16 घंटे, वैसे 16-16 घंटे तो वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, एमटीएस वाले नहीं पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, पर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत आपका टाइम टेबल इधर उधर हो सके। ये नहीं कि ब्रश करना है तो 9:15 तक, अगर कोई 8 बजे उठ रहा है तो उसका 9 वो लेट ब्रश हो रहा है तो वो 15-15 20-20 मिनट लगा रहा है कि इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए, नहाना इतनी देर में, खाना 15 मिनट में। ये सब चीज़ें मत करना। ठीक है, ये तय करना है कि हमें आज पूरे दिन भर में क्या काम करना है, वो चीज़ आप तय करेंगे। आखिर में हमारा टारगेट कैसे सेट करते हैं, डेली टारगेट सेट, यही कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है। डेली टारगेट करिए और वीकली या मंथली टारगेट करिए। डेली टारगेट का मतलब कल मुझे क्या पढ़ना है। आज सुबह उठ के मैं बैठने नहीं सोचूंगा कि मुझे आज क्या पढ़ना है, आप कल रात को ही सोच लेंगे कि मुझे कल सुबह क्या पढ़ना है। ये चीज़ आपका तय हो जाना चाहिए। डायरी मेंटेन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये चीज़ कर लेंगे, बहुत 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 आपको सिंसियर हो जाओगे अपने लिए और कंसिस्टेंट बन जाओगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि टारगेट कैसे, जैसे वीकली टारगेट होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल ज्योग्राफी का मानते हैं। चलो, ज्योग्राफी के अंदर आपको 25 वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं और आप सोच रहे हो कि आप हर दिन में 2 वीडियो खत्म कर लोगे। आधे आधे घंटे की वीडियो होगी, 2 वीडियो आप खत्म कर लोगे ज्योग्राफी की।
2 वीडियो आपने सोच ली, अभी 2 वीडियो आपको उसी दिन में खत्म करनी होगी। 2 वीडियो इंग्लिश की, 2 वीडियो ज्योग्राफी की। जीके तो एक एक करके पकड़ोगे ना, सब एक साथ थोड़ी पढ़ लोगे। तो ज्योग्राफी की 2 वीडियो, इंग्लिश के 2 वीडियो, मान लीजिए 2 नाउन के चैप्टर हैं, 2 क्लासेस में हैं, वो आप कंप्लीट करोगे। 2 ज्योग्राफी की 1-2 वीडियो कंप्लीट करोगे। तो ज्योग्राफी का पहले से सेट कर लीजिए कि 25 दिन है, तो 25 का अगर हम 24 मान के हिसाब से लगाए तो 12 दिन के अंदर अंदर, 12 साढ़े 12, एक दिन में 3 वीडियो कर लोगे वैसे भी, तो 12 दिन। तो पहले दिन जिस दिन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हो, उसके अगले 12 दिन पे जिस दिन वो खत्म होगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तारीख को मेरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, अगर मैं लगातार लगातार पढ़ता रहूंगा हर 2-2 वीडियो। नहीं होता है, मान लीजिए किस दिन आपको कहीं जाना पड़ रहा है, उसके अगले दिन वीडियो बढ़ाइए, 4 वीडियो करिए। ज्यादा मेहनत करोगे ना, पर जो तारीख आपने सेट कर ली है उस तारीख को ही आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जानी चाहिए। ये चीज कर सकते हो तो जॉब तुम्हारी है, क्योंकि यही चीज नहीं हो पाती। इसीलिए ये जो छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, टिप जो मैंने आपको बताई है, बहुत ज्यादा काम की है। इस दिन खत्म हो जाना चाहिए, प्रेशर बना रहेगा, इस दिन खत्म होना है, इस दिन खत्म करना है, इस दिन खत्म करना है, इस दिन, ऐसे प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बाकी ऐसा कोई मंत्र वगैरह नहीं होता है जो मैं आपको ऐसे बता दूंगी और आप बहुत कुछ कर जाओगे। बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान दोगे तो सफ़र थोड़ा आसान हो जाएगा। और उस सफ़र को आसान बनाने के लिए मैं तो हूँ ही, मैं आपको कोई भी गाइडेंस होगी वो प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।